वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी सरल वे में दोस्तों आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे दोस्तों, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और इस दोस्तों ऑथेंटिक पेपर है और ये परीक्षा दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं 1/10/2018 में लेवल 1 में ये शिफ्ट 1 में हुआ था दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करना दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये रहा दोस्तों पहला क्वेश्चन, इसे बनाएंगे। क्या कह रहा है देखो, इतने में 7 के अंकित मान और स्थानीय मान के योगों की गणना कीजिए। ठीक है दोस्तों, 7 का अंकित मान और स्थानीय मान यानी कि इसकी प्लेस की वैल्यू और इसकी स्थान की वैल्यू का मान निकालना है दोस्तों। इसमें देखो पहले 7 है कहाँ, 7 दोस्तों यहाँ पे। तो 7 लिखने के बाद जितनी भी रकम रह गई, 5 रकम है तो उसके पीछे 5 जीरो लगा दो आप। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई 7 की प्लेस वैल्यू। ठीक है दोस्तों, ये वाली। और उसकी स्थान की वैल्यू क्या होगी, स्थान की वैल्यू तो 7 ही रहेगी, 7 की तो 7 ही रहेगी। तो यहाँ 7 में इसमें क्या बोला है, इसका योग निकालना, तो उनको जोड़ दो बस। 0 0 0 0 7, तो 7 और उसके बीच में 4 जीरो, तो ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन बनाएंगे। ये अलजेब्रा से है दोस्तों। a प्लस में 1/a इजिकल टू √3 है, तो a की क्यूब प्लस में 1/a की अंडर रूट का मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ नहीं करना दोस्तों, इन बोथ साइड हमें क्या कर देंगे, क्यूब रूट कर देंगे। क्यूब रूट करेंगे तो a की क्यूब हो जाएगा इधर, और ये प्लस में यहाँ पे क्यूब रूट लगा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, वो दोनों साइड हैं, तो क्यूब रूट लगेंगे। a की क्यूब हो जाएगा प्लस में 1/में a की क्यूब, फिर प्लस में 3, ये a मल्टीपल 1/में a, और इधर क्या हो जाएगा हमारा a प्लस में 1/में a। यही फॉर्मूला होता है दोस्तों। और √3 का क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 √3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बस कुछ नहीं, a से कैंसिल आउट हो गया। और a प्लस में इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू ये पुट कर देंगे, क्योंकि ये यहाँ से हम इसकी वैल्यू सेम है ना। देखो दोस्तों, a प्लस में 1/a, तो इसकी वैल्यू क्या रख देंगे, √3 रख देंगे। ठीक है, और ये तो कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ 3 बचा। ठीक है दोस्तों, अब इधर क्या बचा, a की क्यूब प्लस में 1/में a की क्यूब इजिकल टू 3 है, तो इतना ही बचा था। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो सेम आ गया। अब इसको उधर लेके जाएंगे तो सेम में से सेम घटाएंगे तो 0, तो इसका मतलब a की क्यूब प्लस में 1/में a की क्यूब की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 0। आई होप आपको समझ आया होगा, तो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो दोस्तों, ये क्या कह रहा है, पाई चार्ट से। निम्न पाई चार्ट रेस्टोरेंट XYZ में होने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की बिक्री की जानकारी देता है। ठीक है दोस्तों, एक रेस्टोरेंट XYZ, उसमें खाद्य पदार्थों की बिक्री की जानकारी देता है। चाइनीज़, बर्गर, पिज़्ज़ा, सैंडविच, डाउटनट और ये अदर ब्रेक आइटम जो है, इस पे सबका बता रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला, नवंबर 2017 में रेस्टोरेंट की कुल बिक्री 35 लाख रुपए थी। तो नवंबर 2017 में रेस्टोरेंट XYZ की सैंडविच की बिक्री कितनी। सैंडविच देखो दोस्तों कहाँ है, सैंडविच देखो ये रहा दोस्तों। कितना खर्चा है सैंडविच में, 20%। ठीक है, तो सैंडविच का खर्चा पूछा है, तो 35 लाख रुपए में से 35 लाख रुपए जो टोटल खर्चा हुआ था, उसमें सैंडविच का खर्चा निकालना था बस। तो 35 मल्टीपल में 20/में 100, क्योंकि परसेंटेज है, 0 से 0, 0 से 2 से 5 से कट जाएंगे तो ये करेंगे 7, तो कितना आ गया, 7 लाख सैंडविच का खर्चा आ गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। इजी क्वेश्चन था ये भी। ये वाला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए दोस्तों। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। XYZ एक समकोण त्रिभुज है, इसका कोण x 90 पे है। देखिए, एक ये मैं बना लेता हूँ इसको, मैं पहले इस x पे 90 का है। ठीक है दोस्तों, और ये x हो गया, तो इसको y ले लेते हैं और इसको z ले लेते हैं। भुजा XY की लंबाई जो है, XY की लंबाई कितनी है, 6 है, और YZ की लंबाई कितनी है दोस्तों, YZ की लंबाई 10 है। तो ट्रिपलेट याद होगा दोस्तों, ये तो 8 हो जाएगी। ठीक है, और क्या बोल रहा है, यदि त्रिभुज XYZ के अंतर्वृत्त का केंद्र C है, इसमें इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है दोस्तों। इसको बड़ा बनाना चाहिए था, छोड़ो बता देते, बस इतना समझ लीजिए। ठीक है, इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है, तो अंतर्वृत्त द्वारा घेरे गए क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्र का वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, ये कैसे करना है, देखिए इसके अंदर अंतःवृत्त है, तो पहले अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाल लीजिए। अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, जब एक समकोण में एक अंतःवृत्त बना होता है तो उसका जो इसकी जो त्रिज्या होती है, r होता है उसका, वो होता है हमारा a प्लस में b माइनस में c/2। ये a और b c जानते हो क्या, भुजाओं को मान है दोस्तों। तो a कितना है, 6 है, b कितना है, 8 है, और c कितना है, 10 है, -10/2। दोस्तों सॉल्व करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 4/2 यानी कि 2। तो त्रिज्या कितनी आ गई दोस्तों, इसकी त्रिज्या 2 आ गई, त्रिज्या 2 आ गई इसकी। ठीक है, जब त्रिज्या 2 आ गई तो उसका दोस्तों देखो r इसका 2 आ गया। और क्वेश्चन में ये पूछा है दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन में ये पूछा है कि जैसे कि ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर एक वृत्त बना हुआ है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसके अलावा
उसके अलावा अतिरिक्त क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछा ना इसने, तो इसका मतलब है कि अगर हम त्रिभुज एक्स वाई जेड में से अगर अंदर वाला जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो जो बचा भाग यानी जो रिमेनिंग पार्ट बचा त्रिभुज का, उसी का तो पूछा है, तो उसी का तो निकालना है। तो देखो, तो त्रिभुज का जो एरिया होगा हमारा क्या होता है, 1/2। आधार कितना 8 है और इसका लंब कितना है, ऊंचाई कितनी इसकी 6 है, तो काटेंगे तो कितना जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 6×4 = 24। 6×24 सेंटीमीटर स्क्वायर कह लो, चाहे मीटर स्क्वायर, जो भी जिसमें भी दे रखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यानी कि त्रिभुज एक्स वाई जेड का जो एरिया आ गया 24 आ गया, और छोटे वाले का एरिया कितना आ जाएगा, देखो एरिया आर निकल गया हमारा 2, तो उसका एरिया कितना निकल जाएगा, एरिया निकल त्रिभुज का जो एरिया वृत्त का जो एरिया होता है पाई आर की स्क्वायर होता है ना, तो इसका आर की स्क्वायर करेंगे तो पाई और आर की स्क्वायर कितना होता है, 2 दूनी के 4। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया, 4 पाई आ गया, और बड़े वाले का कितना आ गया, 24 पाई। बस 24 में से यानी कि त्रिभुज में से वृत्त का घटा देंगे तो रिमेनिंग पार्ट का निकल जाएगा, और वही हमें से पूछा भी। तो 24 माइनस में 4 पाई, यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको समझ आया होगा दोस्तों। बस हमें ये याद रखना था कि वृत्त अंतःवृत्त का जो त्रिज्या का फॉर्मूला होता है ये होता है, ऐसे ध्यान रखना दोस्तों। पेपर में आ रहे हैं और टीसीएससी एग्जाम ले रही है तो जाहिर सी बात है आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, तो उसको ट्राई करके जरूर जाना दोस्तों एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। पहले ये बोर्ड मास के तरीके से सोल्व करेंगे, सिंप्लीफिकेशन है। देखो इसको पहले ब्रैकेट के अंदर वाला जो बार है इसको सोल्व करेंगे। 7 में से 5 गया तो कितना बचा, 2 बचा, और ये डिवाइड पहले सोल्व करते तो 5/2 और इधर 2 बचा मल्टीपल में 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आ गया, सिर्फ 5 आ गया, और ये 20 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 15। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 15। ठीक है, अब 15 आ गई, बाहर कितना है 15 की 15 मल्टीपल है, तो 15 को 15 से मल्टीपल करेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, 225 आता है। ये माइनस का तो माइनस जाएगा, और ये 26 का 26। ठीक है, तो यहाँ तक सोल्व हो गया हमारा दोस्तों। ठीक है, अब क्या पूछा है, अब प्लस बाहर प्लस में 10 भी है, 10 को इधर लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बस 26 और 10 कितना हो गया, 36 हो गया। 26 और 10 36 हो गया, इसमें 36 घटा दो, इस माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है ना 225 के साथ, तो घटाएंगे तो कितना जाएगा, 15 में से 6 गया तो 9 बचेगा, और उसके बाद 11 में से 3 गया तो कितना बचेगा दोस्तों, 8 बचेगा, और ये 1 का 1 बचेगा, और ये माइनस तो रहेगा क्योंकि माइनस बड़ी रकम है। ठीक है, इसीलिए तो -189 इसका आंसर आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन का दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों, क्या बोल रहा है देखो, एक समतल सड़क के ऊपर एक हवाई जहाज से सड़क पर समान दिशा में स्थित 2 बिंदुओं के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री है, तो दोनों बिंदुओं के बीच 1 मील यानी कि 1.61 किलोमीटर है, तो भूमि से जहाज की दूरी ज्ञात कीजिए। लगभग दूरी कितनी है। देखो दोस्तों, एक ऊपर हवाई जहाज उड़ रहा है, मैं पहले एक थोड़ा सा बना एक हवाई जहाज उड़ रहा है। ठीक है, और ये सड़क है, ये भी इधर उड़ रहा है, इधर भी उड़ रहा है, तो उसके उड़ने के लिए ना, तो एक मतलब सड़क के 2 बिंदु से उसका जो अवनमन कोण चेंज हो रहा है, मतलब ऊपर से जब देख रहे हैं तो अवनमन कोण ऐसे होता है ना यहाँ से, तो ये और ये कांतर हो जाते हैं जैसा कि आप जानते हैं, और ये वाले ये भी कांतर होते हैं, तो उसी हिसाब से तो कितना हो जा रहा है वो 30 से 45 से 30 हो जा रहा है। तो इसकी हाइट निकालनी है दोस्तों, ये है पूरा। ठीक है, तो मैं इसे अच्छे से सब बढ़िया से बना देता हूँ पहले तो। अब आई होप समझ आ गया होगा। आप देखिए, अगर ये ऐसे है तो ये वाला कितना होगा, ये वाला हमारा 45 डिग्री होगा, क्योंकि ज़्यादा होगा तो 45 और ज़्यादा झुकेगा तो 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, 1.61। ठीक है, ये दे रखा हुआ है। हम इसके मान लेते हैं A B C और ये D। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, इस H की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए 10 लगाएंगे इसमें, इसको AB की वैल्यू मान लेते हैं हम X। ठीक है, अगर पूरे में ध्यान दें, पूरे बड़े वाले त्रिभुज में ध्यान दें, यानी कि त्रिभुज ACD में ध्यान दें, तो 10 का लगाएंगे। 10 का क्या होता है, लंब बट्टे में आधार होता है, तो लंब कितना है इसका H है, और 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, ये तो इसी के बराबर होगा H बट्टे में X प्लस में 1.61 के। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं 1.61 के। ठीक है दोस्तों, बस इसे क्रॉस मल्टीपल गुणा कर दो। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल गुणा, H निकालना ना हमें, तो क्रॉस मल्टीपल गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा देखिए, इसको पहले यहीं छोड़ दो, इसको यहीं छोड़ दो। अब छोटे वाले त्रिभुज में चलते हैं, छोटे वाले में त्रिभुज में चलते हैं। देखिए, तो इसको ये वाली जो भुजा किस, इन दोनों ये जो भुजा होती है वो किस में संगलित होती है, 10 में, तो 10 45 लगाएंगे किस वाले में, त्रिभुज ABD में 10 45 डिग्री इजिकल टू कितना होगा, H बटे में X होगा। 10 45 के लिए क्या होती है दोस्तों, 1 होगा, तो 1 होगा तो H प्लस में H और X के बराबर होगा। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं हमें किसका निकालना है, H का निकालना है, तो जहाँ पे X है ना दोस्तों वहाँ H रख दो, तो यहाँ पे H रख देंगे, यहाँ पे
यहाँ पे मिटा देता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे एच रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है। तो एच एच, अब ये एच के टर्म में आ गया, तो इसमें से इस वाले इस क्वेश्चन से हम एच की वैल्यू निकाल लेंगे इजीली। तो क्रॉस मल्टीपल गुणा कर देंगे तो एच प्लस में 1.61 इज इक्वल टू में √3h, ठीक है दोस्तों। तो बस एच को उधर लेके जाएंगे तो एच माइनस हो जाएगा, ये वाला उधर चला गया तो, ठीक है। तो इधर क्या बच्चा, एच को कॉमन लेंगे, 1 मिनट, एच को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, √3 माइनस में 1, ठीक है। और इधर क्या बचा, 1.6। इसे बस सॉल्व करना है दोस्तों, ठीक है। तो हमारा कुल मिला के इतना आ गया, इसको हम सॉल्व करते हैं। ऊपर का थोड़ा सा मैं यहाँ पे करता हूँ ना, देखिए। तो 1.61 और ये अंडर रूट में जाएगा, अंडर रूट में 3 माइनस 1 इज इक्वल टू में एच। बस इसी को तो सॉल्व करना है दोस्तों, इसको सॉल्व कर दो, अपना आंसर आ जाएगा दोस्तों। आई होप इतना समझ आया होगा दोस्तों। मैं नीचे का रिमूव कर देता हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ आए, ठीक है। देखिए, तो हम इसे इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 1.61 और इधर हो जाएगा हमारा √3 प्लस में 1, ठीक है। और ये देखो, ये इसको करेंगे तो 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा, था 2 बचेगा दोस्तों, ठीक है। और देखो √3 की वैल्यू क्या आती है, 1.7 समथिंग समथिंग होती है, 3 2 ऐसे करके होती है ना। तो हम ज़्यादा नहीं, हमें बस अब आसपास की वैल्यू पूछा है। यहाँ पे देखो लिखा, लगभग में दूरी ज्ञात कीजिए ना, लगभग बोला है। तो √3 की जो वैल्यू है दोस्तों, हम अगर 1.7 रखेंगे तो 1.7 में 1 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 2.7 हो जाएगा दोस्तों। 1.6 मल्टीपल में 2.7, ये हुआ ना, और डिवाइड में 2 है। तो सर दोस्तों फर्दर सॉल्व करोगे ना आप, तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो आएगा 2.17 करके आएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये देखो किसके आसपास की वैल्यू है, 2.17 यानी कि देखिए ये कुछ कर करके 2.17, यानी कि मतलब ये तो हो नहीं सकता दोस्तों। तो यही होगा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 2 लगभग में 2.2 के आसपास ही आ रहे हैं ना। ये आगे भी सॉल्व होगा, मैंने 1 दशमलव लिया ना यहाँ तक, इसीलिए। तो इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आसपास की वैल्यू कौन सी आएगी, ऑप्शन नंबर 2 पे आ जाएगी दोस्तों। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो इसमें तो कुछ कमी है दोस्तों, तो इसको हम सॉल्व ही नहीं करेंगे, ठीक है। देख लो सिंप्लीफिकेशन से आया हुआ है इसमें, ठीक है। चलिए इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको देखते हैं क्या कह रहा है निम्नलिखित में निम्न को हल कीजिए। ये सिंप्लीफिकेशन से सबसे पहले भाग देखते हैं, कहाँ भाग है, उसके बाद भाग इसको सॉल्व करेंगे। तो कितना हो गया, 7 3 के 21, 7 3 21 और ये 3 3 के 9 हो गया दोस्तों। यहाँ तक 9 हो गया, 9, ठीक है। फिर माइनस में इसको सॉल्व करें, 4 दूनी 8 हो गया, प्लस में ये 12, ठीक है। और उसके बाद ये कितना हुआ, 6 दूनी 12 प्लस में 6 दूनी 12 और माइनस में 23, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये भी माइनस का, ये माइनस का, तो माइनस का 20 हो गया। 20 में से 30 जगह 3 हो गया, 3 15, 15 और 9 कितना होता है दोस्तों, 15 9 24, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको समझ आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 2 पाइप अकेले कार्य करते हुए एक टंकी को क्रमशः 42 घंटे और 56 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को 32 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। देखिए 3 पाइप हैं इसमें, यदि तीनों पाइपों को समान समय पर चालू किया जाता है तो खाली टंकी थी तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। 2 पाइप हैं दोस्तों, एक बी और सी, 3 पाइप हैं, एक खाली कर रहा है, 2 भर रहे हैं। तो ये 42 घंटे में भर रहा है, ये 56 घंटे में भर रहा है और ये 32 घंटे में खाली कर रहा है। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 672, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 672। ये टोटल लीटर है या टोटल वर्क वैल्यू उसको, ठीक है। तो 42 को 672 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा हमारा आएगा 16, ठीक है। और 56 को 672 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा हमारा 12 आएगा दोस्तों। और 32 को 672 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों हमारा 21 आएगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये कह रहा है कि अगर टंकी को तीनों टंकियों को, तीनों पाइपों को टंकी में सेम टाइम में चालू कर दिया जाता है तो मतलब कितना समय लगेगा भरने में। देखिए ये दोनों तो भर रही है, खाली कर रही है, तो कितना गया, ये देखो 8 6 और 2 8 हो गया, और ये 2 28 में से 21 लीटर जा रहा है दोस्तों। कितना लीटर जा रहा है, नेट 7 लीटर ही जा रहा है। और इतना लीटर भरने में कितना समय लगेगा, 672 डिवाइड बाई 7, यही ना। तो कितने से जाएगा ये 7, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 नीम 63, 7 नीम 63 और उसके बाद ये हमारा 4 हो गया यहाँ पे, ये 63 और ये हमारा 4 हो गया। तो 7 6 42, 7 6 42 में कितना घंटा लगेगा दोस्तों, 96 आवर्स लगेगा, ठीक है। पूरी टंकी को भरने में कितना घंटा लगेगा दोस्तों, 96 आवर्स, ठीक है। और देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 96 घंटे में कितने दिन होंगे, बस 24 को डिवाइड कर दो, कितने होंगे दोस्तों, 24 चौके 96 यानी कि 4 दिन, 4 दिन। तो ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों, आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
एक संख्या का 32% है तो वो संख्या कितनी, मान लो वो संख्या x है, इसका 32% कितना दे रखा है दोस्तों, 56 दे रखा है। बस 0 को 0 यहाँ ले लो, 32 को इधर ले लो, मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई उधर कर दो। अब x की वैल्यू निकाल दो, कैसे करेंगे, 2 से काटेंगे 16, इसको करेंगे तो 2 2 4 ये 8, फिर उसके बाद 4 से करेंगे 4 चौके 16, 4 पंजे भी 4 6 24, 4 7 28, 4 7 28 यानी कि 700 बटे में 400। अभी 4 इधर और काट दो तो कितना हो गया 3 और ये 5, फिर और काटेंगे 3 एकम 3 और ये 7 का 7 5 का 5, तो कितना होगा दोस्तों 175। तो संख्या कितनी है दोस्तों 175। आई होप आपको समझ आया होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो दोस्तों ये भी क्वेश्चन गलत है तो इसको भी नहीं करेंगे। 2 प्रकार के नमक और उसमें दे रखा है ये मिश्रण से है दोस्तों, ठीक है, आप देख लो किस सेशन से आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या बोल रहा है, रोशन की वर्तमान आयु उषा की आयु के 2.5 गुना से 4 वर्ष कम है। 12 वर्ष पहले उषा की आयु रोशन की आयु के 1/4 भाग से 1 वर्ष अधिक थी। तो रोशन की वर्तमान आयु निकालें दोस्तों। आयु वाले से है, एज वाले से क्वेश्चन है दोस्तों। ये देखिए क्या कह रहा है, देखिए उषा की आयु से, तो उषा की जो आयु है उसको आप x मान लो, तो रोशन की आयु कितनी हो जाएगी, रोशन की आयु हो जाएगी इसकी 2.5x से 4 वर्ष कम यानी -4, ये हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। 12 वर्ष पहले, देखिए 12 वर्ष पहले, इसको मैं पहले ऐसे लिख देता हूँ साफ साफ। 12 वर्ष पहले तो दोस्तों समय का प्रभाव तो दोनों में पड़ेगा। 12 वर्ष पहले ये रोशन की है, ठीक है, ये वाली। 12 वर्ष पहले रोशन की आयु के 1/4 भाग से 1 वर्ष अधिक थी, 1 वर्ष अधिक थी। 12 वर्ष पहले जो रोशन की जो आयु थी ना ये वाली, इसकी 1/4 से उषा की आयु जो रोशन की आयु के 1/4 भाग से 1 वर्ष अधिक थी, मतलब ये अभी भी 1 वर्ष ज़्यादा अधिक है। तो इसमें से एक घटा दो या इसमें एक जोड़ दो, इसमें से एक घटा देंगे तभी तो इक्वल होगा। ये देखिए ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू को अब इक्वल है, क्योंकि ये बोल रहा है रोशन की आयु के 1/4 से 1 वर्ष अधिक थी उषा की आयु 12 वर्ष पहले, ठीक है दोस्तों। इस पे इस लाइन पे ध्यान दीजिए, बाकी क्वेश्चन कुछ नहीं है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 12 है, माइनस का x है, तो x माइनस में 13 हो जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 2.5 है, x है, और माइनस का 12 माइनस का 4, तो कितना जाएगा दोस्तों माइनस का 16, ठीक है। और ये बट्टे में 4 है, 4 को क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो 4x हो जाएगा, और 13 चौके 52 होता है, ठीक है। और ये हमारा कितना होगा 2.5x माइनस में 16, ठीक। अभी देखिए 4x है और ये 2x है, 52 को उधर लेके जाएंगे तो 16 में से 52 के कितना बचेगा 6, और 4 में से गया तो 3, 36 बचेगा। इसको हम उधर ले जा रहे हैं ना, तो ये कितने हो गया प्लस का हो जाएगा ना भाई, और इसको उधर ले जाएंगे, इस वाले को इधर लेके जाएंगे तो 4x में से 2x.5 घटाएंगे तो कितना 1.5x आएगा। बस इसको कर लीजिए, इसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पे करता हूँ मैं इसको। देखिए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 36 डिवाइडेड बाई 15, और दशमलव हटाने के लिए 0 ऊपर लगा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। 5 से काटेंगे 5 दूनी 5 3, 3 से काटे 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो 12 दूनी 24। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 24, ठीक है। तो क्या पूछा था, देखो उषा की जो आयु आ गई वो कितनी आ गई 24 वर्ष आ गई, ठीक है। अब 24 वर्ष आ गई तो रोशन की आयु क्या है, रोशन की आयु ऐसी है तो बस आप इसकी जगह x की वैल्यू रख दो। तो 24 का 2.5 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 दूनी 48, और उसका 2.5 गुना यानी कि 60 हो जाएगा। 60 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 56। तो ऑप्शन नंबर 1। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यदि 8p और 17 पाइथागोरस ट्रिक है तो p का मान कीजिए। पाइथागोरस ट्रिक बोल रहा है दोस्तों, तो ये तो सिंपल सा है। 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट तो याद ही होगा आपको, ठीक है। नहीं याद है तो फिर भी बताता हूँ। देखिए 8 और 17 बोल रहा है, तो देखो ये सारी की सारी जो ऑप्शन में देखो सारी की सारी इनके बीच में, इसका मतलब जो ये होगा ये हमारा कर्ण होगा। तो क्या होता है ट्रिपलेट, कर्ण की स्क्वायर इक्वल टू में लंब की स्क्वायर प्लस में आधार की स्क्वायर के बराबर होता है, यही होता है ना। तो देखिए कर्ण कितना है इसका 17, 17 कितना होता है 2 8 9 होता है। लंब कितना है इसका, लंब तो कुछ भी ले लो, ये 8 64 ले लो। तो आधार कितना होगा इसका, आधार कितना होगा दोस्तों, आधार हमें पता नहीं, तो 64 में से वो हटाएंगे तो कितना जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 2 और ये जाएगा 2। तो कर्ण आधार कितना, आधार का अंडर रूट करेंगे तो कितना, ये किसका होता है 15 की तो होता है। तो हमारा दूसरा ट्रिपलेट के ट्रिक कौन सा आ जाएगा, ये 15, ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों, वैसे ही सबको याद ही रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। देखिए दोस्तों देखिए पहले गुणनखंड निकाल लीजिए आप। 3 से करेंगे 3 दूनी 3 चौके 3 तिरिके, फिर 3 से 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 निम
3 दूनी 6 और 3 7 21, फिर 3 से करेंगे 3 नहीं, और फिर ये 3 और ये 3। ठीक है, कितनी बार 3 आ रहा है दोस्तों, देखिए 2 2 4 6 बार 3 आया। देखिए तो देखिए इसके पूछा है ना कि 729 के जो गुणनखंड निकलेंगे ना उनका वो एक पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो देखिए 729 एक से तो जाएगा ही जाएगा, और एक पूर्ण वर्ग हो, एक को एक से मल्टीपल करने एक ही आएगा, और 729 भी 729 से जाएगा, तो 729 भी एक पूर्ण वर्ग है। किसका है? तो 27 का। ठीक है, तो एक तो ये हो गया और एक तो दो, तो ऐसे हो गई। अब इसमें से देखिए 3 की पावर 2 लिख सकते हैं इसे, मल्टीपल 3 की पावर में 2, मल्टीपल में 3 की पावर में 2। देखिए सेपरेटली इसके भी होंगे, इसके भी होंगे, इसके भी होंगे, लेकिन ये तीनों सेम है तो इसलिए एक ही मानेंगे इसको। ठीक है, इसके अलावा कोई और गुणनखंड है ही नहीं, तो यही गुणनखंड होंगे हमारे 1 2 3। तीन इसके ऐसे गुणनखंड हैं जिनका पूर्ण वर्ग भी है। इसका मतलब एक का, अगर एक का अंडर रूट करोगे तो आप एक ही आएगा। ठीक है, और 729 का अंडर रूट करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? हमारा 27 आएगा। और इसी हिसाब से दोस्तों देखिए तितरी कितना था? 9। 9 भी इससे देखो 9 जो है पूरा पूरा इससे भाग चला जाएगा, और 9 का अगर वर्गमूल करोगे तो 3 ही आएगा। तो इसका मतलब इन तीनों के सॉल्यूशन निकल गए। इसका मतलब ये हुआ कि 3 ऐसे गुणनखंड हैं जिनका पूर्ण वर्ग भी है, तो इसके कितने सॉल्यूशन इसके? 3। ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 4 संख्या ए बी सी डी ऐसी है जिनका समग्र औसत 23 है। ए और बी का औसत 19.5 है। सी और डी का औसत होगा। देखिए 4 संख्याओं का औसत दे रखा है, तो 4 संख्याओं का सम कितना निकल जाएगा दोस्तों? ऐसे ही निकालते हैं ना, टोटल बटे में 4 इजिकल टू में 23। तो सम कितना निकल जाएगा? इसको उधर ले जाओ, 4 से मल्टीपल कर दो। अच्छा क्या हो, 4 3 12 का 2 से लगेगा, 4 4 दूनी 8 और 1 9, 92 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं थोड़ा सा इसको हिसाब कर लेता हूँ, समझाने के लिए लिख दिया था मैंने। ठीक है, देखिए इन चारों का योग कितना गया? 92। ठीक है, अब देखिए ए प्लस में बी का जो औसत है कितना दे रखा है? 9.5। तो इसको 2 से मल्टीपल करेंगे, इनका सम निकालने कितना आ जाएगा दोस्तों? 19 दूनी 38 और 1 39 आ जाएगा। ठीक है, तो सी डी का औसत क्या होगा? देखिए इन सब का योग रखा 92 और इन दोनों का योग रहा 39। अगर इन दोनों का 39 दे रखा, अगर 92 में से 39 घटाएं तो इन दोनों का नहीं बचेगा। समझ रहे हो दोस्तों? तो 92 में से 39 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 12 में से 9 गया, कितना बचा दोस्तों? हमारा 3, और हमारा ये 8 में से 3 गया तो बचा 5। ठीक है दोस्तों, देखिए तो किसका बच गया? सी प्लस में डी, इन दोनों का योग कितना बच गया? 53। इनका औसत पूछा है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 2 दूनी के 4, 6 दूनी 12, पॉइंट में 5 यानी कि 26 पॉइंट या पॉइंट 26.5। ऑप्शन नंबर 3। आई वो आपको समझ आएगा, ईजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है। देखिए ए जो है बी से 4 गुना अधिक तेजी से काम करता है। जब बी से 4 गुना अधिक तेजी से काम कर रहा है, ए जितना भी दिन लेगा ना, ए क्या करेगा? ए कम दिन लेगा। कहने का मतलब ये यहाँ समझाना ये चाहता हूँ कि जैसे ए बी से 4 गुना अधिक 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 तेज़ी से काम करता है तो ए कम दिन लेगा बी से, इतना तो कॉमन सेंस होगा। ठीक, इसलिए वह काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है। लोग बोल भी दिया यहाँ पे। ठीक है, यदि वे एक साथ काम करें तो कितने दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं? देखिए दोस्तों ए जो बी है, मान लीजिए बी जो है, बी किसी भी काम को करने में 4x का दिन लेता है। ठीक है, तो ए क्या करेगा? ए उससे 4 गुना अधिक एफिशिएंट है, तो वो कितना दिन लेगा? वो x ही दिन लेगा। समझ लो दोस्तों, अगर वो जो है बी जो है अगर इससे किसी काम को 4x दिन में करता है तो ए कितना दिन लेगा? बस उसका 4x यानी कि 1/4 ही लेगा, यानी कि वो कितना लेगा? x दिन लेगा। ठीक है, x दिन लेगा। ठीक है, तो ये इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले कर सकता है। देखिए 60 दिन पहले कर सकता है, इसका मतलब ये ज़्यादा समय ले रहा है, तो ज़्यादा समय 4x माइनस में x इजिकल टू 60, यही तो दे रखा है। देखो तो x 3x में 4x में से एक x घटाओ 3x आएगा, 3x इजिकल टू 60, तो 3 से काटेंगे तो कितना x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 20 आ गई। ठीक है, आई होप को समझ आएगा। तो दिनों की संख्या निकालने, बी उस पूरे टोटल काम को कितने दिन में कर रहा है? 80 दिन में कर रहा है, और ए उस पूरे काम को कितने दिन में कर रहा है? सिर्फ 20 दिन में कर रहा है। तो टोटल वर्क कितना होता है? 80 हो गया इसका, जैसे हम करते हैं, और ये 80 को 80 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 20 को करेंगे तो ये 4 आएगा। तो दोनों मिलकर मतलब देखो टोटल यूनिट इतनी बनानी है। ये एक घंटे में, एक दिन में या एक घंटे में कितना दे रखा है? दिन दे रखा है ना, तो एक दिन में 1 यूनिट बना रहा है, और ए जो है एक दिन में 4 यूनिट बना रहा है। दोनों मिलकर के एक दिन में 5 यूनिट बनाएंगे। बनाने कितनी? 80 बनाने दोस्तों, तो कितने दिन लगेंगे? 80/5 यानी कि काटेंगे तो 16, यानी कि वो पूरा काम कितने दिन में कर देंगे वो दोस्तों? वो 16 दिन में कर देंगे। आई वो आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते हैं। 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर भुजा वाले आयत से एक समचतुर्भुज बनाया गया
जिसकी परिधि आयत की परिधि के समान थी और इसका एक कोण 120 डिग्री था, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए दोस्तों, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 1/2, ठीक है, विकर्ण 1 D1 मल्टीपल D2, एक तो ये हो गया, और एक और होता है आधार मल्टीपल में ऊंचाई, उनके बीच की दूरी और उनकी ऊंचाई, ये होता है, 2 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो इसके आसपास देखेंगे, पहले इसमें रिमूव कर देता हूँ, देखो समझाने के लिए क्या। देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजा वाले आयताकार से एक समचतुर्भुज बनाया जाता है, इसकी परिधि आयत की परिधि के समान है। मतलब जी ये जो आयत की जो बीमाएँ दे रखा है ना, इसकी परिधि और समचतुर्भुज की परिधि दोनों सेम है। तो देखो एक आयत की भुजाएं दे रखा है, इसकी परिधि क्या होता है, 2 ऐसे होते हैं, 2 लंबाई प्लस में चौड़ाई, यही होता है ना। तो देखो लंबाई कितनी दे रखी है, इसकी 12 दे रखी है, और चौड़ाई कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है। तो इसकी परिधि कितनी जाएगी दोस्तों, 40, ठीक है। तो इसकी परिधि और समचतुर्भुज की परिधि बराबर है। समचतुर्भुज की चारों भुजा क्या होती हैं दोस्तों, बराबर होती हैं। तो उसकी परिधि दो, एक भुजा कितनी जाएगी, 10 10 10 10 आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे एक समचतुर्भुज बनाता हूँ, देखिए एक समचतुर्भुज बन गया, और इसकी सारी भुजा क्या होती है दोस्तों, क्या होती है, बराबर होती है। और इसकी परिधि कितनी है, 40 है। तो एक भुजा कितनी होगी, ये 10 हो गई, ये भी 10 हो गई, सारी 10 10 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। देखिए, और इसका कह रहा है कि एक एंगल दे रखा है 120। अगर सपोज करो एक एंगल 120 है। अब आपको पता है कि सम जो चतुर्भुज होता है कि इसके संगलन जो कोण होते हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है, 180 पे होता है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा ना, ठीक है। और देखिए 60 हो जाएगा, तो इसके आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर, तो ये भी 60 होगा, ठीक है। और 120 है तो ये भी 120 होगा, ठीक है। और विकर्ण इसके होते हैं लंबवत समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ, इसको मिटाता हूँ, जैसे इसको मैं ये मिला लूँ, लंबवत समद्विभाजित करता है। अब ये 120 जो है इनको इक्वल भागों में बांटते हुए, यानी कि ये 60 हो जाएगा अब ये, और ये भी 60 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये भी 60 हो जाएगा, और ये भी 60 हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। देखिए ये 60 है, ये भी 60, ये भी 60। क्या ये जो त्रिभुज बना हुआ, ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज है, ये क्या एक सम चतुर्भुज सम त्रिभुज नहीं बन गया। तो इसका मतलब ये 10 है, ये 10 है, तो ये भी 10 होगा, समझ रहे हो दोस्तों। तीनों भुजा बराबर होंगी, या कि भुजाओं के सामने वाले एंगल बराबर हैं तो उनकी भुजाएं भी बराबर होती हैं, ये भी एक परी में होती है, ठीक है। तो ये भी 10 हो गया। तो एक विकर्ण कितना हो गया दोस्तों, 10। और जो विकर्ण होते हैं लंबवत समद्विभाजित करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, जब ये लंबवत समद्विभाजित करते हैं, देखिए लंबवत समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब ये और ये बराबर होंगे, ये और ये बराबर होंगे, ठीक है। लंबवत समद्विभाजित तो 90 पे काटता है यहाँ पे, ठीक है। देखिए इसकी भुजा की वैल्यू कितनी है, 10 है, और इसकी वैल्यू कितनी थी, ये यानी कि देखो ए सी की जो वैल्यू निकाली गई 10, तो इसका हाफ करेंगे तो ये 5 आ गया, ये 5 आ गया, और ये 10 हो गया। तो इसकी भुजा नहीं निकल जाएगी आपसे, ठीक है दोस्तों। तो इसकी भुजा कैसे निकालेंगे, सामने वाली भुजा क्या है हमारी, कर्ण, कर्ण की स्क्वायर यानी कि 100, और इसकी जो इसका निकालेंगे 5 की जगह 25, ठीक है, प्लस में इसकी, इस वाले की, ठीक है दोस्तों, ये वाले की, इस वाले की निकालेंगे। मान लीजिए इस वाले को हम कुछ भी नाम दे देते हैं, जेड दे देते हैं नाम, ठीक है। तो जेड की स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 25 में से जाएगा तो 75, और ये जेड निकालने के लिए अंडर रूट, तो जेड की वैल्यू कितनी जाएगी, इतनी आ जाएगी। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 75, और इसकी कितनी जाएगी, अंडर रूट 75। तो 2 बार अंडर रूट, पहले अंडर रूट 75 को हम थोड़ा सा खोल देते हैं, 5 से करते हैं, 5 5 दूनी 25। अब नहीं जाएगा तो क्या आ जाएगा, हम 5 अंडर रूट 5 लिख सकते हैं इसको। मतलब इसकी जो वैल्यू आ गई 5 अंडर रूट 5 हो गई, सॉरी 5 अंडर रूट 5 हो इसकी वैल्यू, ठीक है दोस्तों। अब इसकी 5 अंडर रूट 5 हो गई, इस वाले की यहाँ से लेके यहाँ तक की। तो आगे वाले नेक्स्ट की इसकी भी सेम ही होगी, क्योंकि दोनों सेम है, आधे आधे हैं। तो कितना जगह हमारा हो जाएगा, 10 अंडर रूट में 5। तो दोनों विकर्ण आ गया हमारा, एक विकर्ण आ गई 10 और दूसरी विकर्ण आ गई 10 अंडर रूट में 5, ठीक है दोस्तों। इतना समझ आया आपको। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। देखिए हमारे पास 2 विकर्ण आए, देखो सम चतुर्भुज में बताता हूँ, दोबारा बना देता हूँ सही से। देखिए कुल मिला के इनका जो विकर्ण आ गया था, देखिए इसकी जो लेंथ आई थी 5 अंडर रूट 5 आई थी, इसकी भी 5 अंडर रूट 5 होगी, ठीक है दोस्तों। और इसकी 5 5 थी, यानी कि 10 थी टोटल। तो देखो ये ए बी सी और ये डी, तो देखो और ये सबकी भुजा 10 10 थी ही, जैसा कि आप जानती हैं। तो बस इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 D1 मल्टीपल में D2, ये होती है। तो 1/2 मल्टीपल D1 कितना था, 10, और D2 कितना था, तो हमारा 10 अंडर रूट में 5, जैसा कि हमने निकाला था अभी पीछे। तो काटेंगे तो कितना जगह 5, तो 10 50 कितना जगह 50 अंडर रूट में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों, क्योंकि सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। इजी क्वेश्चन था, लेकिन इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए आपको, तब जाके होगा अच्छे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए बी सी एक साथ एक कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि केवल ए और बी कार्य करते हैं तो कार्य करने में 54 दिन लगाते थे, और यदि केवल बी और सी कार्य करते तो
उन्हें कार्य पूरा करने में 90 दिन लगते थे। यदि बी ने अकेले कार्य किया तो उसे कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का समय लगा था। ठीक है दोस्तों, देखिए टाइम एंड वर्क से है, इजी क्वेश्चन है, देखिए करते हैं। ए और बी सी मिलकर किसी काम को 45 दिन में करते हैं, तो हम लिख लेते हैं ए प्लस में बी और प्लस में सी किसी काम को कितने दिन में करते हैं दोस्तों, 45 दिन में। ठीक है, और ए और बी कितने दिन में करते हैं, 54 दिन में। ए और बी कितने दिन में करते हैं दोस्तों, 54 दिन में। और बी सी कितने दिन में करते हैं, 90 दिन में। बी प्लस में सी से करते हैं 90 दिन में। ठीक है दोस्तों, तो इनका टोटल वर्क निकालने के लिए हमें तीनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, 554। ठीक है दोस्तों, आप एलसीएम निकालने 554 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा दोस्तों, देखिए ये टोटल वर्क है, इसका मतलब ये हुआ कि वो टोटल मान लो 540 यूनिट उन्हें बनाना है। ठीक है, ए बी सी उस 540 यूनिट को 45 दिनों में बना देना दोस्तों। तो एक दिन में ए बी सी कितना बनाएंगे, तो 540 को 45 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर देंगे कितना आएगा दोस्तों, 12 आएगा। ठीक है, और 54 को देखिए ए बी 540 जो यूनिट है 54 दिनों में बना रहे हैं, तो एक दिन में कितना बनाएंगे, 10 यूनिट। ठीक है दोस्तों, उसी हिसाब से बी और सी 540 यूनिट 90 दिन में बना रहे हैं, तो एक दिन में कितना बनाएंगे दोस्तों, 6 यूनिट। ठीक है दोस्तों, अब इसने क्या बोला है कि अगर सिर्फ बी काम करे, बी को बनानी हो अगर इतनी यूनिट, तो कितना समय लेगा। देखिए ए बी सी का एक दिन का काम 12 यूनिट है और ए बी का एक दिन का काम 10 यूनिट है। तो अगर मैं पहले वाले में से दूसरे वाले को घटा दूंगा तो सिर्फ सी का यूनिट नहीं आएगा, 12 में से 10 जाएगा, कितना जाएगा, सी एक दिन में कितने यूनिट बनाएगा दोस्तों, 2 यूनिट। 12 में से 10 गया तो 2 यूनिट, यानी सी जो है एक दिन में कितना यूनिट बना रहा है, 2 यूनिट। और ये देखो तीसरा जो इक्वेशन है बी और सी एक दिन में 6 यूनिट बना रहे हैं। बी और सी एक दिन में 6 यूनिट बना रहे हैं और बी जो है 2 यूनिट बना रहा है, तो सी कितना, बी और सी एक दिन में 6 यूनिट बना रहे हैं। ठीक है, और सी जो है एक दिन में 2 यूनिट बना रहा है, तो बी कितना यूनिट बनाएगा, 6 में से 2 यानी 4 यूनिट। ठीक है दोस्तों, एक दिन में 4 यूनिट बना रहा है, बनाना कितने, 554 बनाना है यूनिट, तो इसे 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, फिर 2 जगह तो 4 पंजे 20। तो बी कितना लेगा उसको करने में, पूरा अकेले अगर 540 यूनिट इसको बनानी हो बी को और एक दिन में वो 4 यूनिट बना रहा है, तो कितना दिन लेगा दोस्तों, 135 दिन लेगा ना, 135 दिन लेगा बी उस पूरे काम को कंप्लीट करने में। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन ने पूछा था। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या कह रहा है, सुरेश और चिराज की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सुरेश को मैं एस बनाता हूँ और चिराज के लिए सी बनाता हूँ। ठीक है, उनकी आयु का अनुपात कितना है दोस्तों, 5:4 है। ठीक है, और 3 साल के बाद क्या हो जाता है अनुपात उनका दोस्तों, 11:9 हो जाता है। देखिए दोस्तों, 2 लोगों की जो आयु का डिफरेंस होता है ना, वो 2 साल के बाद भी वही रहेगा, 10 साल के बाद भी रहेगा, 20 साल के बाद भी वही रहेगा, मतलब डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो इस वाले में देखिए, इसमें तो डिफरेंस चेंज है ना, इसलिए डिफरेंस हम सेम करेंगे। ठीक है, देखिए 3 साल के बाद इतना हो गया। अब देखिए कितने का डिफरेंस है इन दोनों के बीच, 1 का डिफरेंस है, और इसमें 2 का डिफरेंस है दोस्तों। ठीक है, इसमें 2 का डिफरेंस है, तो इसके डिफरेंस से इसको मल्टीपल कर देंगे, यानी कि 2 के मल्टीपल कर देंगे, और इसके डिफरेंस से इसको मल्टीपल कर देंगे। इसका डिफरेंस तो एक ही, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको इन सबको 2 से मल्टीपल करेंगे, कितना जाएगा, ये 10 और ये 8, और ये इसको यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा था सिंप्लीफाई, समझ आया अच्छे से। देखो दोस्तों, उनका रेशियो 10:8 था और 3 साल के बाद 11:9 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो देखो 10 से 11 हो गया और 8 से 9 हो गया, तो 1 यूनिट बढ़ गया 3 सालों में। ठीक है दोस्तों, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3 ईयर है। ठीक है दोस्तों, तो क्या पूछा है, चिराज की वर्तमान आयु। चिराज की वर्तमान कौन था, ये देखो, ये सुरेश था, ये चिराज था। चिराज की वर्तमान कितनी होगी दोस्तों, 8, यानी कि 8 यूनिट की वैल्यू निकाली, और 1 यूनिट की वैल्यू 3 साल है, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 8 तरीके 24 ईयर। तो चिराज की आयु कितनी होगी हमारे दोस्तों, 24 ईयर। आयु आपको समझ आया होगा दोस्तों। इसमें कॉन्सेप्ट ये लगता है कि 2 लोगों की जो आयु का डिफरेंस होता है ना, वो कभी चेंज नहीं होता, समय पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये है कहने का मतलब। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 महीने के लिए निवेश किए गए 875 रुपये पर 21 ब्याज मिलता है। साधारण ब्याज की प्रतिवर्ष दर ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज है, सिंपल इंटर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, PRT होता है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 875 दे रखा है दोस्तों। ठीक है, और रेट तो दे ही रखा, तो रेट को रेट से इसके नीचे 100 होता है। टाइम कितना दे रखा, 3 महीने, 3 बाई में 12 लिखेंगे, कितना देखा ब्याज, 21। ठीक है दोस्तों, बस इसे सॉल्व कर दीजिए, ये 3 चौके 12 हो गया। ठीक है, अब कट रह गया, 5 से काट दें, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 0, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 1 मिनट, 5 सत्ते 35 और 5 25, फिर करेगा 5 चौके 20, 5 दी 15 और फिर 5 25। अब देखिए क्या क्या बचा हमारे पास,
ये 35 बटा ऊपर बटा 35 ऊपर बचा ना, और नीचे 4 बचा। हम इसको यूँ लिख सकते हैं, R इजिकल टू में 21 मल्टीपल में 4 मल्टीपल में 4 और डिवाइडेड बाय में 35। ठीक है दोस्तों, 7 से करेंगे, 7 तरीके 21, 7 5 35। ठीक है, तो 4 चौके 16, 16 3 48, 48 बटे में 5, 45 हो गया दोस्तों, और 5 छके 30। तो 9.6% आ गया हमारा रेट। ठीक है, ये रेट की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 9.6%। ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शिखर से, देखिए एक ये 8 मीटर ऊंचा एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है दोस्तों, इसके शिखर से यानी यहाँ से बोल रहा है, एक टावर का उन्नयन कोण, एक टावर का उन्नयन कोण मान लो यहाँ है। ठीक है, इसका उन्नयन कोण क्या कितना बोल रहा है दोस्तों, 630 डिग्री है। यदि प्लेटफॉर्म टावर से इतने मीटर दूर है, देखो ये जो है ना, ये इतने दूर है, तो ये देखो ये भी सेम ही होगा क्योंकि दोनों एक आयत बन गया ना। तो ये 8 है तो ये भी 8 होगा। तो क्या पूछा है, तो टावर कितना ऊंचा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसकी वैल्यू x मान लीजिए आप। ठीक है, और अब ये वाली भुजा किस में संकलन होती है, 10 में होती है। तो 1030 सीधा मैं वैल्यू लग देता हूँ ना। 1030 वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। क्या होता है, लंब यानी कि x बटे में 40 √3। अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 40। इसका मतलब इसकी वैल्यू 40 आ गई, और पूरे की बोला तो ये 8 है और ये 40, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 48। तो कितना हो जाएगा उस टावर की लेंथ, 48 मीटर। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। 250 पर 4.5 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 साल में प्राप्त ब्याज कितना होगा। देखिए दोस्तों, 250 पे सिंपल इंटरेस्ट लगा दो। क्या होता है, PRT होता है। तो P की वैल्यू 250 दे रखा है, और R कितना दे रखा है, 4.5। तो 10 डालने के लिए 0, और परसेंटेज डालने के लिए 2 0। मल्टीपल कितना है, 2 साल। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर दीजिए दोस्तों। देखिए 0 से 0 चला गया। ठीक है, और उसके बाद 25 चौके 100 हो गया दोस्तों, और ये 2 से काटेंगे 2 गया, तो 45 का आधा कितना होता है दोस्तों, 22.5। तो ऑप्शन नंबर तीसरा। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन ही दे सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्या आ गया, ये शायद रीजनिंग का, चलो कोई नहीं, कल दिन। मल्लिका उत्तर दिशा की ओर जाती है, उत्तर की दिशा के 1 किलोमीटर जाती है, उसके बाद दाईं तरफ 500 मीटर उड़ती है। ठीक है, दाईं तरफ 500 मीटर मुड़ती है। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, छोटा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है ना, इसलिए यहाँ पे आए थे। ठीक है दोस्तों, तो उसकी प्रारंभिक स्थिति से अनुसार अब कौन सी दिशा, प्रारंभिक स्थिति ये थी, यहाँ पे सीधा वो बना लो, तो कौन सी दिशा में हो दोस्तों, वो है उत्तर और पूरब में है। उत्तर और पूरब, ये पूरब ही तो होता है, ये पूरब ही तो होता है, पूरब। तो कहाँ पे, उत्तर और पूरब के बीच में ही तो, यहाँ पे सेंटर में, तो उत्तर पूरब आएगा आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर 4। आई थिंक आप समझ गए हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ए को उसके पिता की संपत्ति का 2/5 हिस्सा प्राप्त होता है, जिसमें से वह 1/3 दान कर देता है। यदि उसने 16,858 दान किए तो उसे अपने पिता की संपत्ति से रुपए मिले। देखिए उसके पिता की संपत्ति मान लीजिए टोटल एक्स है। ठीक है, उसका कितना हिस्सा प्राप्त हुआ, उसको 2/5 हिस्सा प्राप्त हुआ। किसको, ए को। तो इस हिस्से का भी उसने 1/3 क्या किया है, दान किया है। तो उसने दान कर दिया। यदि उसने इतने रुपए दान किए, तो ये इसकी जो वैल्यू है इसके बराबर है ना, 16,858 के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो उसे अपने पिता की संपत्ति से रुपए मिले। देखिए रुपए कितने मिले वो निकालना। देखिए अब इसको सॉल्व कर देंगे, कितना हो गया, देखिए ये 2 है, इसको 2 से सीधा से डायरेक्ट काट दो, तो 8 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 9 हो गया। ठीक है, और ये 5 15, यानी कि 15 से इसे हम मल्टीपल कर देंगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एक्स की वैल्यू आ गई, ये आ गई इतनी। ठीक है, लेकिन ये बोला है कि अपने पिता से उसे कितनी संपत्ति मिली। उसकी संपत्ति तो एक्स थी ना, तो उसकी संपत्ति का कितना मिला उसको, 2/30 तो मिला। तो इसका हम क्या कर देंगे दोबारा, वैसे यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन चलो कोई नहीं, अब तो कर दिए। तो इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसका 2/5 निकालेंगे। ये बराबर नहीं है, ये 2/5 निकालेंगे तो कितना चला जाएगा, ये 3 से चला जाएगा, और वापस इसको गुणा करना पड़ेगा। तो ये कहने का मतलब है वही आ जाएगा, 16 8 5 8 को 3 से करना पड़ेगा, मल्टीपल कर देते हैं। 8 त्रिक 24 का 4, हाथ से लग गया 2, 5 3 15, 16 17 का 7, हाथ से लग गया 1, 8 त्रिक 24 25 का 5, हाथ से लगा 2, 6 3 18, 2 20 का 3 और 2 5, 50 574, 50 574 होगा दोस्तों ये। अगर देखिए ये तो ये आ गया, लेकिन देखो अगर संपत्ति पूछता ना दोस्तों, देखो अगर टोटल संपत्ति पूछता, एक्स की वैल्यू पूछता, तो ये होता। तो इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है क्वेश्चन में। बाकी अगर पिता की संपत्ति पूछेगा ना, तो 1,26,400 इतना आएगा।
अगर वो बोलेगा कि मतलब ए को कितना हिस्सा मिला तो ये इतना आएगा दोस्तों, ठीक है, जैसा कि हमने किया। देखिए अगर हम इसको डायरेक्ट कर देते इसको मल्टीपल, एक्स की वैल्यू तो यही थी ना, एक्स की जो वैल्यू थी यही थी, ये वाली थी ना। देखिए अगर इसे हम डायरेक्ट गुणा कर देते तो देखो क्या था, 15 निम्मे 135, 135 का 5 हासिल लग गया 13, 15 दूनी 30 और 13 कितना हो गया, 15 दूनी 30 और 13 43, 43 का 3 हासिल लग गया 4, 15 चौके 60 और 4 64 का 4 हासिल लगा 6, 15 अट्ठे 120, 120, 120 और 6 कितना हो गया दोस्तों 126 है ना। हाँ 126 हो गया, 126। तो एक्स की वैल्यू देखो ये ऐसी आ गई, तो इसमें थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक थैले में नीली और लाल गेंदें एक निश्चित अनुपात में है। जब इसमें 84 लाल गेंदें थी तो नीली गेंदों की संख्या इतनी थी। देखो जिसमें जब ब्लू कलर की गेंद थी, जब रेड कलर की गेंद कितनी थी 84 थी, तो ब्लू कलर की गेंद की थी 36। इनका रेशियो निकाल लो पहले तो आप। ये कितना जाएगा 4 2 और ये 1 8, फिर इसके बाद 3 से करेंगे 3 एकम 3 3 चौके 12 3 6 18, फिर ये 7 और ये 3। ठीक है दोस्तों, ये रेशो आ गया। अब क्या बोल रहा है, यदि नीली गेंदों की संख्या 54 है, अब नीली गेंदों की संख्या 54 है, यानी इसकी वैल्यू जो है 54 है, ठीक है। तो कह रहा है कि लाल गेंदे की संख्या कितनी होगी। देखो तो कितने में गुणा करेंगे 54 आ जाए। देखिए तो कितने से गया 3 एकम 3 और ये 2 गया होगा तो 3 सत्ते 3 अट्ठे 18 से, तो 18 से इधर भी मल्टीपल कर दो आप, ठीक है। तो कितना हो गया 58 का 6 हासिल लग गया, 58 का 6 हासिल लगा 5 और 7 और 5 12, यानी कि लाल कलर की गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों 28 126। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों, आसान क्वेश्चन था। इसी रेशियो में होना चाहिए था, अब भी ये कह रहा है क्योंकि निश्चित रेशियो में लिखा ना यहाँ पे। आई होप आपको समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पाई चार्ट से दोस्तों देखो क्या कह रहा है। निम्न पाई चार्ट 2012 में भारत के विभिन्न राज्यों में चावल की खपत के आंकड़े दिखा रखा है। ये चावल की जितनी खपत हुई थी ना उसके आंकड़े दिखा रखा है इस पाई चार्ट में। रायपुर, नागपुर, न्यू दिल्ली, हैदराबाद और चेन्नई में कितना कितना था परसेंटेज वो था। हम पाई चार्ट समझ गए। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 2012 में चावल की कुल खपत 2 लाख टन है तो केवल चेन्नई में चावल की खपत कितनी है। देखिए चेन्नई में चावल की खपत कितनी है 30% ऑफ इंटायर यानी टोटल की। तो टोटल कितना 2 लाख टन है। 2 लाख पहले बना लो यहाँ पे 2 लाख टन में इसका 30% ही तो निकालना है चेन्नई का खपत। बस 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, कितना हो गया 3 दूनी 6 और जीरो कितनी जगह 3 ये और एक ये जीरो यहाँ पे यानी कि 4 जीरो। तो कितना हो गया दोस्तों ये 60,000 टन चेन्नई खपत करता है। तो ऑप्शन नंबर 1। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए दोस्तों इस वीडियो सेशन में। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना दोस्तों। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।